नमस्कार, आदाब। मैं हूँ मारिया शकील, मेरे साथ अखिलेश शर्मा यहाँ पर मौजूद है। रणवीर को आप देख सकते हैं, ये यूपी का जो असेंबली है उसके सामने खड़े हैं और रौनक कहीं किसी सूत्र से मिलने जा रहे हैं। रौनक, किस सूत्र से मिलने जा रहे हैं आप? नाम मत बताइएगा, लेकिन बताइए खबर क्या मिलने वाली है। नहीं, मैं सूत्रों से मिलकर अब ऑफिस की दिशा में जा रहा हूँ। खबर देना है, थोड़ी देर बाद एक बड़ी खबर एनडीटीवी पे हम देखेंगे। तो अभी पहले ये कार्यक्रम कर लेते हैं और उसके बाद फिर दर्शकों तक वो खबर पहुंचाएंगे। भाजपा की जो मीटिंग्स चलती है वो सुबह में 3 बजे तक चलती है अखिलेश जी, 4 बजे तक चलती है और फिर अगले दिन प्रधानमंत्री किसी शहर में होते हैं, किसी और दौरे पर होते हैं, तो 3 बजे तक क्यों मीटिंग चलती है? देखिए, ये कवायद जो है बहुत लंबी चली है। वैसे ही जब आज सुबह 3:15 बजे तक मीटिंग चली तो मुझे वो पुराने दिन याद आ गए, मारिया, जब नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष होते थे। और जब गडकरी अध्यक्ष बनकर यहाँ दिल्ली आए थे तो पूरी जो बीजेपी की वर्किंग स्टाइल थी वो उन्होंने चेंज कर दी थी। उनकी जो मीटिंग्स थी वो रात को 11-12 बजे तो शुरू होती थी और वही हुआ। कल यही हुआ ये कि सारे बड़े बड़े जो नेता थे, मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, वो सब वहाँ इंतजार कर रहे थे और उसी बीच प्रधानमंत्री आवास पर करीब 4 घंटे तक एक पैरेलल मीटिंग होती रही। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तीनों जो शीर्ष नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि जो केंद्रीय चुनाव समिति में नाम रखे गए वो सारे नाम करीब करीब इन 3 नेताओं की बैठक में पहले ही तय हो गए, जिसपे कि बता दिया है कि हमें ये, इस सीट पर हमें ये चाहिए, इस सीट पर हमें ये चाहिए। जो पैनल आते हैं ना राज्यों से, 3-3 नाम आते हैं, तो उनकी छटनी करना, उनमें से नाम हटाना और जो अपना उनका जो फीडबैक होता है उसके हिसाब से नाम तैयार करना, वो मेरे ख्याल से काम किया गया। तो इसीलिए ये सुबह 3 बजे तक जो बैठक है ये चली है और इसमें उम्मीदवारों के नामों का अभी ऐलान तो नहीं किया गया, इंतजार की ऐलान कब होता है। और जो साइंटिफिक प्रोसेस है अखिलेश जी, उसके बारे में हम पूछेंगे, लेकिन पहले हम ये जरा सा रणवीर से जान लें कि रणवीर, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 50% से ज्यादा यूपी के कैंडिडेट्स का डिसीजन हो चुका है, जो भाजपा के कैंडिडेट्स हैं। तो क्या माना जाए, वहां पर क्या खबर चल रही है कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है और खास करके अयोध्या से कौन है? देखिए, मेरे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं 80 में से 52 ऐसी सीटें हैं जिस पर चर्चा हो चुकी है, नाम फाइनल हो चुका है, अनाउंसमेंट हो जाएगा। और सबसे बड़ा नाम, जाहिर तौर पे देश की राजनीति का सबसे बड़ा नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो फिर से अपनी वही वाराणसी सीट से चुनाव लड़ेंगे और वाराणसी सीट, जाहिर है वाराणसी सीट सिर्फ एक सीट नहीं है, एक सिंबल है बीजेपी की राजनीति का। और जिस तरह की राजनीति बीजेपी करती आई है उससे वाराणसी से एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाता है। अब रही बात बाकी सीटों की, अयोध्या को लेकर के बहुत स्थिति क्लियर नहीं है, क्योंकि अयोध्या के जो सांसद है लल्लू सिंह पुराने नेता हैं, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे और सांसद भी हैं। और लल्लू सिंह की लोगों के बीच में पकड़ बहुत अच्छी है। तो लल्लू सिंह का टिकट फाइनल है या नहीं, इस पर फिलहाल सूत्र बहुत खुल करके मुझे तो कम से कम अभी नहीं बताए हैं। हो सकता है कि दिल्ली वालों को, या आप लोग जो दिल्ली वाले हैं, आप लोगों के भी सूत्र बहुत बड़े होते हैं, तो आप लोग को शायद पता हो। हालांकि बाकी अगर बात करें, मेरी एक सांसद जी से सुबह बात हुई। सांसद जी को मैंने बताया नाम तो आपका फाइनल हो गया, तो उन्होंने, सांसद जी ने कहा सच में? उनकी पहली प्रतिक्रिया थी। हालांकि जान रहे थे, ठीक से जान रहे थे, लखनऊ में ही हैं अभी वो, मेरी थोड़ी देर बाद मुलाकात भी होगी। लेकिन उन्होंने कहा रणवीर भाई पक्का? हमने कहा जी पक्का, फाइनल हो गया। हमने कहा हो गया। तो ये नेताओं में जब तक जमाना था जब जर्नलिस्ट लोग को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता था अपने इंफॉर्मेशन पर, और वो तय करते थे केंद्रीय मंत्री भी, और वो जमाना ज्यादा दूर 10 साल पहले था। ये बात जरूरी है कि जब से मोदी शाह आए हैं तो सूचनाओं पर नियंत्रण उस तरह का है कि जिस तरह से आप खबरें पहले चला दिया करते हैं ना, पतंगबाजी जिसको बोलते हैं, लेकिन पतंगबाजी अब नहीं आप कर सकते हैं। और साथ ही जो उनका नियम है वो बड़ा स्पष्ट है कि पार्टी की जो नीतियां हैं उनका प्रचार होना चाहिए, सरकार की जो उपलब्धियां उनका प्रचार होना चाहिए। बाकी सब अंदर की जो बातें हैं कि पार्टी को क्या करना है, कैसे उम्मीदवार चुनना है, किसको उम्मीदवार चुनना है, ये सारे पार्टी के अपने अंदर के काम होते हैं। सरकार को क्या फैसला करना है, पॉलिसी डिसीजन करना है, ये सब सरकार के अपने फैसले हैं। जब फैसला होगा और जब उन्हें लगता है कि फैसला बताना है तो बता दिया जाए। तो हम लोग लगभग 200 सीटों का चयन हो चुका है, ये एक रफ एस्टिमेट बताया जा रहा है कि सूत्र बता रहे हैं कि 17 स्टेट्स के कोर कमेटी के मेंबर्स मौजूद थे और उसमें यूपी, महाराष्ट्र में थोड़ा अभी कंफ्यूजन है शायद, नहीं, महाराष्ट्र और कर्नाटक की अभी नाम नहीं हुई है, लेकिन बंगाल,
फिर चर्चा हो चुकी है, उसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब जगह हो चुकी है। तो अखिलेश जी, पहले रौनक से ये सवाल पूछ लेते हैं कि रौनक, जो सांसद जी हैं, तो उन्होंने फाइनली आपकी बात पर यकीन किया या नहीं? क्या उनको लग रहा था कि आपके सूत्र लखनऊ, हाँ रणवीर, यकीन उनको जानकारी भी है, और उन्होंने सबसे जो मजेदार बात है, उस सांसद जी ने अपने बारे में तो उनको अंदाजा था, लेकिन अपने एक साथी सांसद के बारे में पूछने लगे कि रणवीर भाई उनका क्या हुआ। तो ये जो कौतूहल है, जिज्ञासा है ना, ये बड़ी मजेदार है। और एक अभी आप लोग जो बात कर रहे थे, मुझे याद आता है मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार था, मैं दिल्ली में उस वक्त था, यूपी से 7 लोगों को मंत्री बनाया गया था। उस दिन सुबह का वाकया है, मैं 3-4 ऐसे संभावित लोगों के घर पहुंचा, नॉर्थ एवेन्यू में, सब आसपास रहते थे, सांसद थे। एक सांसद जी टीवी चैनल लगाए थे और 3 मोबाइल सामने रखे हुए थे, और एक के बाद एक चैनल बदलते थे। जैसे उनका नाम आता था कहते थे लग रहा है आएगा फोन, देखो नेटवर्क है कि नहीं है। फिर मैं थोड़ी देर बाद दूसरे के यहाँ पहुंचा, दूसरे ने भी कम से कम उसके यहाँ भी ऐसा था, और तीसरे वाले तो मोबाइल यूं लेके बैठे हुए थे कि भाई अब फोन आया कि तब फोन आया, और बस मतलब इनविटेशन मिल जाएगा। तो ये जो जिज्ञासा नेताओं की है, ये टिकट का अनाउंसमेंट हो या मंत्रिमंडल का विस्तार, इसको लेकर बहुत ज्यादा होती है। और यूपी में अगर बात करें, एक बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का चल रहा है कि उनका टिकट कट सकता है या सीट बदली जा सकती है। गाजियाबाद से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, थल सेना के प्रमुख रहे हैं। उनकी जगह पर जो नाम आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, जो कि कार्यालय प्रभारी भी रहे, राजनाथ सिंह के रिश्तेदार भी हैं, वो गाजियाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। एक चर्चित नाम है रवि किशन का, गोरखपुर से सांसद हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुस्कुराने की एक बड़ी वजह रवि किशन कई बार दे देते हैं, आपने भी देखा होगा। तो रवि किशन का नाम चल रहा है। इसके अलावा आजमगढ़ सीट पर निगाहें बहुत ज्यादा हैं। आजमगढ़ सीट इसलिए क्योंकि निरहुआ वहां से सांसद हैं, लोकसभा का उपचुनाव हुआ था अखिलेश यादव जब उन्होंने सीट छोड़ी थी, और उसके बाद आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब आजमगढ़ अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ सकते हैं। कल ही उन्होंने गुड्डू जमाली, जो बीएसपी के नेता थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को हराने का सबसे बड़ा काम किया था, उनको वो अपनी पार्टी में लाए, एमएलसी बनाने जा रहे हैं। तो आजमगढ़ को सेफ करने के लिए अखिलेश यादव ने जितनी संभव कोशिश थी वो सब कर ली। बलराम यादव को भी ले आए आजमगढ़ सीट से। इसके अलावा यूपी में अगर बात करें, सबसे ज्यादा चर्चा लखनऊ की। लखनऊ बीजेपी के लिए बहुत सेफ सीट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से हो सकते हैं। फिर 2 सीटें आरएलडी को जा सकती हैं, एक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा को, एक निषाद पार्टी को, और उसके अलावा अपना दल को फिर से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो अगर हम 2019 को एक बार गौर से देखें तो बीजेपी के तब 2 सहयोगी दल थे। एक अपना दल, जिसकी अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल, वो खुद केंद्र में मंत्री हैं, उनके एक और सांसद थे, उनको अभी फिर से 2 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इस बार निषाद पार्टी भी पिछली बार थी, निषाद पार्टी को सीट तो मिली थी, लेकिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे बीजेपी के सिंबल पर लड़े थे। यानी टेक्निकली अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अपने सहयोगियों को सिर्फ 2 सीटें दी थी, अपना दल को, क्योंकि संजय निषाद के बेटे लड़े थे। इस बार जो सहयोगी हैं उनकी संख्या बढ़ के हो गई है 4, जिसमें आरएलडी और सुभाषपा भी शामिल हो चुकी है। और सभी दल चाहते हैं कि उनके अपने सिंबल पर लड़ने का मौका मिले, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो अपने सिंबल को बढ़ाना, उसकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ाना, इसलिए वो समझना चाहते थे कि आरएलडी के बारे में ये कहा गया कि 2 सीटें उनको मिल रही हैं। आज ये शायद वो अनाउंसमेंट भी हो जाएगा उनका फॉर्मल कि वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। लेकिन उनको फायदा क्या हुआ? वहां तो अखिलेश के साथ तो 7 सीटें ले रहे थे, यहाँ उनको केवल 2 सीटें मिल रही हैं। और जैसा आप भी रिपोर्ट कर रहे थे कि जो अभी कैबिनेट, योगी कैबिनेट है, उसका एक्सपेंशन भी हो सकता है, उसमें उनको 2 मंत्री पद मिल सकते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री। लेकिन कहाँ 7 सीटें और कहाँ केवल 2 सीटें? अखिलेश जी 80 सीटों पर आप चुनाव लड़िए, 80 के 80 हार जाइए, उससे बेहतर है 1 सीट पर लड़िए और चुनाव जीत जाइए। यही सिद्धांत है। और इस वक्त जो माहौल विपक्ष में या जो राजनीतिक दलों में दिख रहा है, उसको देखते हुए 7 के बदले 2 जो है ना, वो ज्यादा फायदेमंद है। कई बार नंबर्स से ज्यादा जो है फायदे का सौदा वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरह से राजनीतिक माहौल है, 22 जनवरी के आसपास जिस तरह से चीजें बदली हैं, उसके बाद से 7 सीटें ले और 7 के 7 आ रही। क्योंकि आरएलडी का आप इतिहास देखिए, 2014 में भी, 19 में भी सीटें नहीं हासिल मिली। वो सहयोगी बनकर लड़े, लेकिन हासिल क्या हुआ? हासिल कुछ नहीं हुआ। 39 सीटें विधानसभा में मिली थी, जीते कितने? 9। तो 39 जीतकर 9 जीत पाए, उससे बेहतर है 20 पाए और 15 जिता लें। तो अल्टीमेटली तो नंबर्स काम करते। आज सत्यपाल सिंह जी जो है वो थोड़ा सा परेशान होंगे। परेशान बहुत लोग हैं,
बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि बात करते करते एक एमिनेंट पर्सनालिटी इज जॉइनिंग बीजेपी 4:30 बजे, कौन हो सकता है? कई सारे अब तो पूरी बकायदा एक प्रकोष्ठ बना हुआ है जिसमें उसका काम यही है कि दूसरी पार्टी में चिन्हित करना कि किसे लाया जा सकता है। रिक्रूटमेंट सेल आप इसको बोल सकते हैं, रिक्रूटमेंट सेल बनी हुई है, वो काम कर रही है कि लोगों को लाया जाए। आप कुछ बोल रहे थे रणवीर, अपनी बात पूरी कर ले, कौन कौन लोग परेशान हो सकते हैं इस अलायंस से? लेकिन सीटें तो केवल 2 ही मिले, 2 ही, और 2 सीटिंग ही जाएंगे मेरे ख्याल से। बीजेपी के 2 सीटें उनको देनी पड़ेगी, एक तो बागपत है और बागपत और बिजनौर, ये दोनों सीटें इसलिए कि जात बहुल हैं, मुस्लिम भी वहां पर हैं, और कई बार विपक्ष जब मुस्लिम कैंडिडेट उतारता है तो हिंदू वोट एक हो जाता है, और वहां पे बीजेपी यही देख रही है कि अगर जयंत चौधरी आते हैं और जाटों को इकट्ठा कर लेते हैं तो उस सीट पर फायदा हो सकता है। आपने पूछा परेशान कौन कौन है। सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही रायबरेली से, वहां से आते हैं दिनेश प्रताप सिंह, योगी सरकार में मंत्री हैं, तैयारी किए बैठे हैं पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए, और अचानक जैसे ही राज्यसभा चुनाव आया, रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी के फेवर में खड़े हो गए। अब सबसे बड़ा टेंशन तो दिनेश सिंह को है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि एक तरह से सोनिया गांधी की सीट पर लड़ेंगे, और अगर किस्मत ने साथ दिया और चुनाव जीत गए तो क्या होगा कि केंद्र की राजनीति में दिनेश प्रताप सिंह इतना बड़ा नाम हो जाएगा जितना बड़ा स्मृति ईरानी का हो गया था। तो मनोज पांडे के आने से दिनेश प्रताप सिंह परेशान है। इसी तरह से जिन नेताओं का टिकट कट रहा है, जैसे निरहुआ की बात करें, आजमगढ़ अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। अब उपचुनाव में निरहुआ जीत गए, सांसद हो गए, लेकिन इस बार टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो गुड्डू जमाली इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो एक समीकरण बनता है, एक का बिगड़ जाता है। तो जाहिर है कि गुड्डू जमाली, जिनको आपको बताऊं कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव जीते, 2022 में करहल से विधानसभा चुनाव लड़े, और उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो विधानसभा में रहेंगे। नतीजा ये हुआ, आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में बीजेपी ने निरहुआ को प्रत्याशी बनाया। भोजपुरी कलाकार हैं, गाना वाना भी गाते हैं बढ़िया। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, वो उपचुनाव में प्रत्याशी बने, और बीएसपी आमतौर पे उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन गुड्डू जमाली को उतार दिया, और 2,65,000 के आसपास वोट गुड्डू जमाली को मिल गए, और अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव हार गई, निरहुआ चुनाव जीत गए। अब उसके बाद आजमगढ़ सीट पर इतना सबकी निगाहें हैं ना कि वहां से किसको मिलेगा। दूसरा, एक चर्चित नाम ओम प्रकाश राजभर, मंत्री बनने का इंतजार है, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हैं, और ओम प्रकाश राजभर ने कहा जब तक राजपाट नहीं मिलेगा तब तक होली नहीं मनाऊंगा। अब राजभर जी को यह है कि साहब हमें हमारे अपने सिंबल पर हमें चुनाव लड़ना है। उन्होंने एक बड़े नेता से बात की फोन पे, अपने सहयोगी दल बीजेपी के जो हैं, उन्होंने फोन पे कहा कि यार संजय निषाद की तरह कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी कह दे भारतीय जनता पार्टी की कमल के सिंबल पर चुनाव लड़ लो। तो दूसरे वाले ने कहा कि नहीं साहब, हम तो अपने सिंबल पे लड़ेंगे, और अगर भाजपा ऐसा कहती है तो हम तो बगावत करने को तैयार बैठे। अब उस बड़े नेता का नाम भी पता चला था कि दोनों नेताओं में बात हुई, और अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर के बहुत एडमेंट हैं। तो ये खबर तो लोकसभा से। बाकी यूपी में अगर आप सूत्रों की बात करेंगे तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हैं, 2 सीटें। थोड़ा सा रौनक से अपडेट लेते हैं। रौनक, महाविकास अघाड़ी ने तय कर लिया फाइनली? जी, लगभग तय माना जा रहा है कि 20 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे लड़ने जा रहे हैं, 18 सीटें कांग्रेस को मिलेगी, और इसके अलावा 10 सीटों पर एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी लड़ने जा रही है। इनमें से अभी ये तय नहीं है कि प्रकाश अंबेडकर आएंगे या नहीं, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर अब भी 5 सीटें मांग रहे हैं, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे 2 ही सीटें देने के लिए तैयार है। उस पर बातचीत चल रही है। जो 2 दिनों का वक्त औपचारिक घोषणा के लिए लग रहा है वो केवल प्रकाश अंबेडकर की वजह से लग रहा है। बाकी ये 3 महत्वपूर्ण पार्टियों का ये तय हो गया कि कौन कहां से लड़ेगा। मुंबई संजय निरुपम की सीट को लेकर सुबह तक ये मामला फंसा हुआ था, लेकिन अभी भी हमारे सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने संजय निरुपम को समझा दिया है कि वो जो सीट उत्तर पश्चिम सीट मांग रहे हैं शायद उनको वो ना मिले, उनको उत्तर सेंट्रल की सीट यानी जहाँ से पूनम महाजन सांसद है उनके खिलाफ संजय निरुपम को लड़ाया जा सकता है, और उनको समझाने की जिम्मेदारी प्रदेश के जो अध्यक्ष है नाना पटोले और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, ये दोनों को सौंपी गई है। और दिल्ली के भी किसी बड़े नेता ने उनसे इस विषय पर बात की है। संजय निरुपम अभी तक तो फोन नहीं उठा रहे और उन्होंने ऐसी कोई जानकारी हमसे शेयर नहीं की है कि उन्होंने हाँ बोल दिया है ना, लेकिन मुझे लगता है कि मामला यहाँ पर ठीक हो गया और ये औपचारिक ऐलान बाकी है। लेकिन अगर प्रकाश अंबेडकर नहीं आते हैं
कि वही महाराष्ट्र में रिपीट होगी, वोटों का बंटवारा होगा विपक्ष के, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी की चर्चा कर ले, उनके सहयोगी, उनमें क्या बात फंसी हुई है? नहीं, बीजेपी तो वेट एंड वॉच की भूमिका में है और बीजेपी थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करती हुई दिखेगी। अशोक चौहान के बाद और भी 2-3 बड़े नाम हैं जिनको बीजेपी पहले ऑन बोर्ड लाना चाहती है और उसके बाद सीटों के बंटवारों पर बातचीत होगी। लेकिन अभी की जैसी राजनीतिक स्थिति है, जैसा रणवीर भी बता रहे थे, यहाँ के नेताओं की स्थिति नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह के सामने जाकर सीटों के बंटवारे पर उतनी कड़ाई से या शिंदे कम विधायकों के साथ उनको राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया है। और अगर अजीत पवार ने बारामती की सीट पर सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारकर सुप्रिया को हरा दिया, तो निश्चित तौर पर इसका भी बड़ा गिफ्ट अजीत पवार को विधानसभा चुनाव में मिल सकता है, या तो उसके पहले भी उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि उसके पहले अजीत पवार भी मराठा है, उनको मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय वो ये है कि शरद पवार ने अपने घर पर कल एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को खाने पर बुलाया है। दरअसल एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एकनाथ शिंदे बारामती जा रहे हैं। तो शरद पवार ने कल एक चिट्ठी लिखी जो मीडिया में वायरल की कि पहली बार मुख्यमंत्री हमारे चुनाव क्षेत्र में आ रहे हैं, लिहाजा मैं उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। उसके पीछे की सियासत ये है कि जैसे ही ये प्रचार शुरू हो गया है कि अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को सुप्रिया के सामने उतार सकते हैं, तो शरद पवार की बेचैनी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और या इस लंच डिप्लोमेसी से बारामती को सिक्योर करने का काम शरद पवार कर रहे हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। जी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। लेकिन अखिलेश जी ये बताएं कि भाजपा हम लोग इतने सालों से कवर करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो मल्टी लेयर्ड है। हाँ। और ये कितने लेयर्स है, किस तरह से इस बार स्क्रीनिंग हुई है जो पिछले 2 चुनाव के कंपैरिजन में डिफरेंट है? देखिए, इस बार बीजेपी कई नई चीजें कर रही है। पहली बात जो नई चीज करी वो ये कि चुनाव की घोषणा से पहले ही पार्टी उम्मीदवार के नामों का ऐलान करने जा रही है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले तक ये भी हो सकता है कि 2/3 सीटें बीजेपी अनाउंस कर दे। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, मतलब 300 साढ़े 300 सीटें बीजेपी घोषित कर सकती है चुनाव की घोषणा से पहले। दूसरा ये जो आपने पूछा है कि चुनाव में उम्मीदवारों का चयन किस तरह से बीजेपी कर रही है, कई लेयर्स इसकी है। इस बार बीजेपी ने ये किया है कि जो नमो ऐप उसमें उन्होंने जो जनता है उसी से सुझाव मांगे। उनसे कहा कि आप सीधे वोट डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके जो सांसद हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है आपकी नजर में, या फिर आप ये बताइए कि आपका जो संसदीय क्षेत्र है जहां आप रहते हैं वहां के 3 सबसे लोकप्रिय बीजेपी उम्मीदवार कौन है। तो नमो ऐप तो आप जानते हैं कि सीधे पीएमओ में मॉनिटरिंग होती है उसकी, तो यानी जनता जो कह रही है वो सीधी बात पीएमओ तक जा रही है हर सांसद के बारे में। और जहां बीजेपी का सांसद नहीं है वहां पर भी आप संभावित उम्मीदवारों की तलाश इस ऐप के जरिए कर रहे हैं। दूसरा, बीजेपी के अपने सर्वे होते हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं उनके अपने सर्वे होते हैं, पार्टी अध्यक्ष का अपने एक अलग सर्वे होता है, पार्टी का एक अलग सर्वे होता है, राज्य इकाई का अलग सर्वे होता है। तो ये सारे सर्वेस की रिपोर्ट आती है, उनको मिलाकर के उनसे मैचिंग की जाती है किसके पलड़ा भारी दिख रहा है। फिर उसके बाद अपना बीजेपी का अपना कार्डर है, उसका फीडबैक लिया जाता है, कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जाता है कि आप सांसद के काम से खुश हैं या नहीं खुश हैं। फिर आरएसएस का अपना एक कार्डर है, आरएसएस की ओर से भी रिपोर्टिंग होती है, बताया जाता है कि जो सांसद है इन्होंने 5 साल में क्या काम किया, संघ के लिए कितना काम किया, संघ की जो योजना है उनके लिए कितना काम किया, तो ये सारी बातें भी जाती हैं। इसके बाद सारा फीडबैक इकट्ठा होने के बाद राज्य में जो प्रदेश स्तर की जो चुनाव समिति होती है उसकी बैठक होती है, वहां पर स्क्रूटनी करके नामों का पैनल तैयार किया जाता है, 3-3 नाम बनाए जाते हैं हर सीट पर। उसके बाद फिर कोर ग्रुप की बैठक यहाँ दिल्ली में जो शनिवार को भी हुई और 2 दिन पहले भी हुई, तो इसमें हर सीट पर चर्चा होती है। उसके बाद एक लिस्ट बनती है, फिर वो लिस्ट गई थी पीएम साहब के पास, और उसके बाद आपने पीएम साहब के पास एक और अपना सर्वे खुद का था। उसका 4 जो है नेताओं ने जो बैठ करके बात की, 3 नेताओं ने वहां पर, उसमें हर सीट के ऊपर इस तरह से चर्चा की गई है। तो इतना बड़ा डिटेल इसका बीजेपी का है। फिर उसमें कुछ और भी क्राइटेरिया है कि सोशल मीडिया पर आपकी कितनी प्रेजेंस है, कितने फॉलोअर आपके फेसबुक पर हैं, ट्विटर पे आपके कितने फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पर आपको कितना लाइक किया था, नहीं किया था, ये सारी बातें। उसके बाद जो स्कीम्स बीजेपी ने बीच में कहा कि करना है, कार्यक्रम जो आपको करने के लिए कहा
आगे की सांसद एक्टिवली आपने किया, खेलकूद सांसद खेलकूद प्रतियोगिता करनी है तो उसको आपने किया है या नहीं किया, ये सारे जो है पैरामीटर्स करके आपका इवोल्यूशन होगा और असेसमेंट के बाद आपको तय किया जाएगा कि आपको कितना इंक्रीमेंट मिलेगा। तो बेसिकली इवैल्यूएशन से अच्छा। हाँ बताइए रौनक, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे तो रिपोर्ट कार्ड बन रहा है सबका। नहीं, बहुत सारे जो अखिलेश जी कह रहे हैं, मैं उसमें केवल जोड़ना चाहता हूँ कि जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, उसके नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र के बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, तो जस्ट ऐसी एनालिसिस के लिए कई पत्रकारों के साथ ऑफ रिकॉर्ड बैठे थे, तो उन्होंने एक वाकया बताया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के वीडी शर्मा, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और ये कैंडिडेट्स है, प्रधानमंत्री भी वहां पर बैठे हुए थे, तो जिन्हें वीडी शर्मा चाहते थे कि इन्हें टिकट मिलना चाहिए और उनकी जीत की भी पूरी संभावनाएं थी, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम अपने सोशल मीडिया पर वो नहीं डालते थे। केवल इस वजह से प्रधानमंत्री और बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, क्योंकि जब उनका सोशल मीडिया का प्रोफाइल आया और उसमें देखा गया कि पार्टी के दिल्ली से भेजे हुए कार्यक्रम इन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में कितने इम्प्लीमेंट किए, उसके फोटो तस्वीरें नहीं थी, उसको केवल इस वजह से उनका टिकट काट दिया। नाम तो मैं नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन ये एक बड़ा पैरामीटर था। और जो नेता महाराष्ट्र के थे, उन्होंने चुनाव नतीजों के बाद खास तौर से देखा कि वो नेता जीता है कि नहीं, कि उसकी टिकट काटने के बाद जिसको टिकट दिया वो जीता है कि नहीं, तो वो जीत गया था। तो उनका कहना है कि जो कार्यक्रम दिए जाते हैं और यही संदेश महाराष्ट्र की जो बीजेपी की कोर टीम की बैठक हुई या फिर विधायकों के साथ जो बैठक हुई, उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, उन्होंने अपने विधायकों को भी ये एग्जाम्पल देने की कोशिश की और बताया कि आपको रोज नमो ऐप पर इतना वक्त देना ही देना है और अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को भी, लगभग 36,000 लोगों को नमो ऐप से जोड़ना है। ये आपका कार्यक्रम है और इसकी पूरी रिपोर्टिंग दिल्ली में जो बीजेपी का कार्यालय है वहां पर आपको करनी पड़ेगी। बस 30 सेकंड सब लोगों के पास है। मैं आपसे शुरू करूंगी रणवीर। योगी आदित्यनाथ भी काफी यहाँ पर मौजूद थे कल और काफी वक्त उनको भी गुजारना पड़ा और वक्त इंतजार करना पड़ा प्रधानमंत्री का। और इनफैक्ट हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो लाइब्रेरी है भाजपा की कार्यालय में वो बहुत अच्छी है और वो 3 बजे सुबह तक पढ़ रहे थे। देखिए, मुख्यमंत्री वहां थे और ये सब सुन के मुझे अपने बोर्ड एग्जाम से याद हो गया कि कैसे टीचर्स जो हैं वो बुलाते थे कि ये किया कि नहीं किया, वो किया कि नहीं किया, और उसी तरह से ये जो सांसद लोग हैं इन लोगों को बताना पड़ता है कि साहब हमने ये किया और हम ये नहीं कर पाए। खैर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, यहाँ पूरी तैयारी हो गई थी, दोनों डिप्टी सीएम थे, प्रदेश महामंत्री संगठन थे, प्रदेश प्रभारी थे, ये सब लोग की मौजूदगी में बैठकें हुई, एक एक नाम पर चर्चा हुई, किसने क्या किया, कौन जीत सकता है, कास्ट फैक्टर क्या है, माहौल के हिसाब से सारे फैक्टर्स पे बातचीत हुई है। और उसके अलावा एक लॉबिंग बड़ा फैक्टर होता है कि अपना पराया, तो के लिए पैरवी हुई, जो पराया है उसका नाम कटाने की कोशिश होती है। जैसे कुछ स्टार्स थे, इस बार कोई स्टार आ रहा है क्या? स्टार एंट्री हो रही है चुनाव में महाराष्ट्र में? लास्ट टाइम उर्मिला चुनाव लड़ी थी। देखिए, स्टार एंट्री की अगर बात की जाए तो गोविंदा चाहते हैं कि उन्हें आरपीआई के कोटे से नॉर्थ मुंबई की सीट जो है बीजेपी दे, लेकिन कितना पॉसिबल हो पाएगा थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा महेश जेठमलानी जो जाने माने वकील है, राम जेठमलानी के बेटे हैं, उन्हें पूनम महाजन की जगह नॉर्थ सेंट्रल की सीट से बीजेपी मैदान में उतार सकती है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। यहाँ पर तो अक्षय कुमार का नाम चल रहा है, दिल्ली की अगर बात करें तो अक्षय कुमार का नाम, युवराज का नाम तो पंजाब से चल रहा है, यहाँ पर अक्षय कुमार का नाम चल रहा है। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो माधुरी दीक्षित का नाम भी चला जा रहा है। तो ये सारे नाम है। अरे कंगना रनौत का नाम है कि नहीं है? कंगना रनौत का नाम भी हिमाचल प्रदेश से चल रहा है। ये रौनक कुछ बोल रहे हैं जी, रौनक बोलिए। नहीं सर, माधुरी दीक्षित ने ऑफिशियली मेल करके मना कर दिया है कि मेरे बारे में जो मीडिया में चर्चा है और मैं कोई चुनाव, हाँ, लेकिन हाँ कई स्टार्स जो है वो आएंगे। रणवीर शायद फ्रीज हो गए। और मैं उस सूत्र से बात कर रहा था कि सोनिया जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, प्रियंका गांधी आके रायबरेली लड़ सकती हैं, तो सूत्र ने पता है क्या कहा? मैं तो चाहता हूं कि साहब रायबरेली से कंगना रनौत। चलिए, ये फ्रीज कर गया फिर से, तो चलिए सूत्र सुन के फ्रीज कर गया। ये बात सुन के फ्रीज रोज
लोगों के बीच जाएंगी और लोगों के बीच जाकर के तहलका कर देंगी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रणवीर, रौनक, अखिलेश जी और मैं मारिया शकील आपको थैंक यू बोलती हूँ। और फिर से अगले हफ्ते सूत्र क्या कह रहे हैं हम बताएंगे।